दोस्तों, आज से कुछ समय पहले हमने साउथ की एक बहुत ही शानदार मूवी कदैसी विवासई को एक्सप्लेन किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को बखूबी तरीके से दिखाया गया है। वो मूवी इतनी शानदार है कि उस पर एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। उसी तरह की मूवी आज हम फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश और परंपराओं पर बनी फिल्में ही भारतीय सिनेमा की आत्मा हैं, और यही फिल्में जमीन से जुड़े लोगों की आत्मा को सुकून देती हैं। मूवी का नाम है भूलन द मेज, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.9, और ये छत्तीसगढ़ में बनी पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन कर दिया था। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कॉलेज के मास्टर को देखते हैं, जो कि पब्लिक में भूलन कंडा के ऊपर एक भाषण दे रहे होते हैं। दोस्तों, भूलन कंडा क्या है ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। तो मास्टर जी बताते हैं कि ये कहानी उस वक्त की है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था, और मैं भोपाल में रहता था। मुझे पता चला कि मेरा तबादला छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव महुआ भाटा में हो गया है। मैं महुआ भाटा के लिए निकल गया। तो असल कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही मास्टर जी महुआ भाटा पहुँचते हैं, तो वो महुआ भाटा का पता जानने के लिए वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इंस्पेक्टर से महुआ भाटा का पता पूछते हैं। तो इंस्पेक्टर उनसे बोलता है, मास्टर जी, मेरी पोस्टिंग कुछ दिन पहले ही यहाँ हुई है, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मास्टर जी के बगल में खड़ा हवलदार कोटवार मास्टर जी से बोलता है कि मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर कोटवार और मास्टर जी पुलिस जीप में महुआ भाटा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग पैदल ही जंगल पार करते हैं। तभी मास्टर जी और इंस्पेक्टर को टॉयलेट आती है, तो वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कोटवार उनसे बोलता है कि आप दोनों ज्यादा अंदर ना जाएं, नहीं तो भूलन कंडा में भटक जाएंगे। इंस्पेक्टर पूछता है कि ये भूलन कंडा क्या है। कोटवार उन्हें बताता है कि भूलन एक पेड़ का नाम है, जिस पर पांव पड़ते ही आदमी रास्ता भटक जाता है। मास्टर जी और इंस्पेक्टर को कोटवार की ये बात मजाक लगती है, और वो उसकी बातों को अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं। पर जब वो टॉयलेट करके लौट रहे होते हैं, तो उनका पैर भूलन के ऊपर पड़ जाता है और वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं, और तकरीबन आधे घंटे तक वो दोनों जंगल में भटकते रहते हैं। काफी देर हो जाने पर कोटवार समझ जाता है कि दोनों रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने जाता है। कोटवार उन्हें ढूंढकर नींद से जगाता है। नींद से जागने पर भूलन का असर खत्म हो जाता है और वो दोनों होश में आ जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को कोटवार पर यकीन हो जाता है और वो दोनों गाँव के लिए निकलते हैं। तभी झाड़ियों से आवाज आती है और सबको लगता है कि कोई जंगली जानवर झाड़ियों में छुपा है, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी भकला नाम का एक आदमी अपनी बकरी को लेकर झाड़ियों से बाहर आता है। उसे देखकर इंस्पेक्टर काफी गुस्सा होता है और उससे झाड़ियों में जाने की वजह पूछता है। भकला गूंगा होता है, जिस वजह से वो शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता और हर सेंटेंस हाँ बोलकर बोलना शुरू करता है। भकला बोलता है कि उसकी बकरी का पैर भूलन पर पड़ गया था और वो अपनी बकरी को ढूंढने ही झाड़ियों में गया था। अब उसके बाद सभी गांव आ जाते हैं और मास्टर जी और इंस्पेक्टर को गांव वालों से मिलाते हैं। कोटवार सारे गांव वालों को बता देता है कि मास्टर जी और इंस्पेक्टर भूलन में खो गए थे, जिससे सभी गांव वाले उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसी गांव में गंजहा नाम का एक बूढ़ा आदमी भी रहता था और वो गाँव के आते जाते लोगों से बीड़ी मंगवाया करता था। तो जब कोटवार इंस्पेक्टर और मास्टर जी को लेकर गाँव आता है, तो गंजहा कोटवार से बीड़ी लाने को कहता है और वो उसे बीड़ी लाकर दे देता है। शाम को गांव की बैठक होती है, जिसमें मुखिया जी पूरे गांव को बुलाते हैं और उस बैठक में मास्टर जी भी होते हैं। लेकिन गांव का एक आदमी बिरजू उस बैठक में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो गांव से बाहर गया होता है। अब मीटिंग इस सिलसिले में रखी गई थी कि लैंड डिपार्टमेंट से गांव के नक्शे में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से कुछ किसानों की जमीन दूसरे किसान के हिस्से में चली गई होती है। लेकिन मुखिया जी ये फैसला करते हैं कि जो किसान पहले जैसी अपनी जमीन पर खेती कर रहा है, वो वैसा ही खेती करेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिस पर सभी गांव वाले मुखिया जी की बात को मान लेते हैं। अगले दिन मास्टर जी अपने विद्यालय जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें गंजहा मिलता है और वो उनसे बीड़ी मांगता है। मास्टर जी उसके लिए बीड़ी लेने जाते हैं, तो दुकान वाले से उन्हें पता चलता है कि गंजहा की तबीयत अब बहुत खराब रहती है और उसे कोई देखने वाला भी नहीं है। तो मास्टर जी पूछते हैं कि गंजहा के घर में कोई नहीं है क्या। तो दुकान वाला मास्टर जी को गंजहा की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि गंजहा का एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी थी। लेकिन गंजहा की बेटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने फुसला लिया और बाद में उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से वो लड़की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को फांसी लगा ली। अपनी बेटी की मौत के बाद गंजहा की घरवाली ने भी अपना दम तोड़ दिया और उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद गंजहा ने पंचायत में शिकायत की, लेकिन वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद गंजहा
पूरी तरह से टूट गया और अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर इस गांव में बस गया और यहीं रहने लगा और कारीगरी करने लगा। लेकिन फिर भी दारू की लत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अब गंजहा की ये हालत है और उसे कोई देखने वाला तक नहीं बचा है। मास्टर जी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ भकला की पत्नी प्रेमिन आती है और मास्टर जी उसे अपना परिचय बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर जी अपने विद्यालय पहुँच चुके हैं और वहाँ पर देखते हैं कि गाँव के कुछ बच्चों को छोड़कर कोई भी बच्चा विद्यालय पढ़ने नहीं आया है। ये देखकर मास्टर जी को बहुत बुरा लगता है और वो कोटवार के साथ मिलकर पूरे गांव के घर घर जाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। इसके बाद मास्टर जी मुखिया और बाकी लोगों के साथ मिलकर एक दुकान पर बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रेमिन भागते हुए आती है और खून खून करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुखिया जी के पूछने पर प्रेमिन बताती है कि भकला के हाथों गलती से खून हो गया है और ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ हमें कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि भकला और प्रेमिन जब अपने खेत में काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ बिरजू आता है और भकला से कहने लगता है कि तुमने मेरी जमीन हड़पी है। दरअसल पिछली रात गांव की मीटिंग में मौजूद न होने की वजह से बिरजू को ये बात पता नहीं थी कि मुखिया जी ने ये आदेश दिया है कि जिसके हिस्से में जो जमीन पहले से ही है वो उसके हिस्से में ही रहेगी। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि भकला उसकी जमीन हड़प रहा है और वो भकला से मारपीट करने लगता है। भकला उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बिरजू नहीं सुनता और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान बिरजू का पैर फिसलता है और वो उस हल पर जा गिरता है जिससे भकला खेती कर रहा होता है और इसी से बिरजू की मौत हो जाती है। गाँव के मुखिया पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इंस्पेक्टर आते हैं और सबसे पूछते हैं कि किसने बिरजू का खून किया है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दोबारा पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मैं कल वापस आऊंगा और जो सच है वो मुझे बता देना, वरना खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। अब रात को वापस से बैठक बुलाई जाती है और जिसमें सभी गांव के लोग आते हैं, गंजहा और वो दुकानदार भी आते हैं। और इसी बीच कुछ गांव वाले ये कहते हैं कि हमें इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और भकला को जेल भेज देना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि भकला ने तो कुछ भी नहीं किया है तो उसे जेल कैसे जाना चाहिए, आखिर उसका भी परिवार है। तो गांव वाले बोलते हैं कि भकला जेल नहीं जाएगा और उसके बदले हम में से कोई जेल नहीं जाना चाहता, तो आखिर कौन जाएगा जेल। तभी वो दुकानदार बोलता है कि हमें गंजहा से पूछ लेना चाहिए कि अगर वो राजी है तो उसे ही जेल भेज दे। इस बात पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मुखिया जी कहते हैं कि हम गंजहा को जेल नहीं भेज सकते। तो वो दुकानदार उन्हें समझाता है कि गंजहा का कोई नहीं है और अगर वो जेल जाएगा तो उसे वहाँ उसके जैसे ही कुछ और लोग मिल जाएंगे और उसके अकेलेपन में उसका साथ देंगे, जिससे गंजहा और भकला दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन मुखिया जी इस बात के लिए नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस उम्र में गंजहा जेल जाएगा, नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। तो अब गंजहा अपनी जगह से उठता है और कहता है कि मैं जाऊंगा जेल। अगर मेरे जेल जाने से भकला और उसके परिवार की जिंदगी बच जाती है तो मैं जाऊंगा जेल। वैसे भी मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन भकला की अभी पूरी जिंदगी बाकी है और प्रेमिन मेरी बेटी के समान है, उनके लिए मैं जेल जाऊंगा। इस पर मुखिया जी और सभी गांव वाले मान जाते हैं और अगले दिन इंस्पेक्टर गंजहा को जेल ले जाते हैं और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। कुछ दिनों बाद भकला और प्रेमिन मास्टर जी के साथ गंजहा से मिलने जेल जाते हैं। प्रेमिन गंजहा से मिलती है और उससे बोलती है कि बाबा, आपको हमारी वजह से कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन गंजहा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेल में काफी मजे से हूँ, मुझे समय से खाना पीना और जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही मुझे डॉक्टर भी देखने आते हैं। बस यहाँ एक ही दिक्कत है कि यहाँ बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई चीज नहीं दिखती। अब उस दिन के बाद से भकला और प्रेमिन हमेशा ही जेल आया करते थे और गंजहा से मिला करते थे। इधर गंजहा जेल में भी सबकी मदद करता है और ये देखकर जेलर को उस पर शक होता है कि गंजहा तो इतना अच्छा आदमी है तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। जेलर अपने सीनियर को इसके बारे में बताता है और इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। इसी बीच जेलर भकला और प्रेमिन से बोलता है कि गंजहा के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा कम की जा सकती है। आप दोनों जाकर कलेक्टर से ये फरियाद करो कि उसकी सजा कम कर दी जाए। अब दोनों कलेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें गंजहा की सजा कम करने के लिए लेटर लिख देते हैं, पर उनकी फरियाद खारिज कर दी जाती है। दूसरी ओर जेलर को ये पता चलता है कि भकला और प्रेमिन गंजहा के रिश्तेदार नहीं हैं। इससे उसका शक और मजबूत हो जाता है
और वो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाता है। इधर मुखिया जी को ये पता चल चुका होता है कि पुलिस वालों को गांव वालों पर शक है। अब पुलिस की टीम दोबारा से गांव आती है असली खूनी का पता लगाने, लेकिन एक जरूरी मीटिंग होने की वजह से वो लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के ही चले जाते हैं। इसके बाद मुखिया जी और मास्टर जी मुखिया के एक दोस्त के पास जाते हैं जो कि पेशे से एक वकील था और उनका नाम है एडवोकेट त्रिपाठी। मुखिया जी जाकर उनको सारी बातें बता देते हैं, जिस पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप सब पुलिस वालों को सारी सच्चाई साफ साफ बता दीजिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतने पड़ सकते हैं। मुखिया जी ऐसा ही करते हैं, वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देते हैं। वो कहते हैं कि बिरजू और भकला में लड़ाई हो गई और बिरजू गलती से हल पर जाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इधर गंजहा को देखने वाला कोई नहीं था, तो हमने सोचा कि गंजहा अगर जेल जाएगा तो भकला बच जाएगा और गंजहा की भी देखभाल हो जाएगी। पुलिस अधिकारी ये बात सुनकर भकला को खून के इल्जाम में जेल में डालने का आदेश देते हैं। साथ ही पूरे गांव को सच छुपाने के इल्जाम में जेल होती है और उसी दिन सारा गांव जेल जाता है। अगले दिन त्रिपाठी जी सबकी बेल करा देते हैं और गांव वालों के साथ साथ भकला भी छूट जाता है। जेल से बाहर आने पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव होता है, जिस वजह से गांव में एक मेला लगता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी पुलिस की जीप आती है और उसमें से गंजहा बाहर आता है। दरअसल गंजहा बेगुनाह है, ये पुलिस को पता चल जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। गंजहा की रिहाई पर सभी गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन इसके बाद पुलिस भकला को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर प्रेमीन बहुत दुखी होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब कोर्ट में केस की सुनवाई होनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त तक 2 केसेस चल रहे होते हैं। एक तो गांव वालों को सच छुपाने पर और दूसरा भकला पर बिरजू का मर्डर वाला केस, और इन दोनों केस की हियरिंग एक ही दिन होती है। प्रेमिन काफी तैयार होकर कोर्ट जाती है क्योंकि वो लंबे समय बाद भकला से मिलेगी। इधर कोर्ट पहुंचने के बाद जज का एक पियून, जो कि भकला के बगल के गांव का होता है, उसकी पहचान कोटवार से हो जाती है। जिसके बाद हम गांव वालों को कोर्ट में देखते हैं। यहाँ सभी नोटिस करते हैं कि यहाँ के वकील लोग एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं और आ रहे हैं। गांव वालों को लगता है कि जरूर इन सभी वकील लोगों का पैर भूलन पर पड़ गया है और ये लोग रास्ता भटक गए हैं, इसलिए ये लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। तो गाँव वाले एक वकील, जिसका नाम पांडे होता है, उसके पास जाकर उसे जगह देते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये व्यवहार पांडे को पसंद नहीं आता और वो उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें पीटने लगता है। पांडे वही वकील होता है जो भकला के खिलाफ और बिरजू के पक्ष में केस लड़ेगा। पांडे उन गांव वालों से कहता है कि तुम सब मुझसे मजाक करते हो, मैं तुम्हें कोर्ट रूम के अंदर बैठाऊंगा। ये कहकर वो कोर्ट रूम के अंदर चला जाता है। अब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और वकील साहब पांडे कटघरे में इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कब पता चला कि पूरा गांव बिरजू के मर्डर के असली कातिल को छुपा रहा है। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि जब हमने रीचेक किया तो हमें पता चला कि पूरा गांव भकला को बचाने के लिए गंजहा से ये बयान दिलवा दिया है कि उसने ही बिरजू का खून किया है। इसके बाद उस सीनियर ऑफिसर को कटघरे में बुलाया जाता है जिसने बिरजू के मर्डर केस की दोबारा से जांच की थी। वो बताते हैं कि पूरे गांव की तरफ से गांव के मुखिया ने ये बयान दिया था कि पूरे गांव ने मिलकर कानून से ये सच छुपाया कि खून गंजहा ने नहीं बल्कि भकला ने किया है। इसके बाद मास्टर जी को कटघरे में बुलाया जाता है और पांडे उनसे सवाल करता है कि ये भकला की जगह पर गंजहा को जेल में भेजने वाली बैठक में आप भी मौजूद थे। मास्टर जी बोलते हैं हाँ। तो पांडे पूछता है कि क्या हुआ था उस मीटिंग में। मास्टर जी बोलते हैं कि सारे गांव वालों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि भकला की बजाय गंजहा को जेल भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद पांडे जोर जोर से तालियां मारने लगता है और जज से बोलता है कि देखिए सर, गांव वालों ने कानून को हाथ में ले लिया है और अब ये साबित हो गया। तभी त्रिपाठी जी ऑब्जेक्ट करते हुए बोलते हैं कि पांडे इतना खुश होकर ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अभी तुमने केस जीता नहीं है, ताली तो मैं तुमसे बजवाऊंगा। इसके बाद त्रिपाठी जी मास्टर जी से पूछते हैं कि ये बताइए क्या गंजहा को गांव वालों ने मजबूर किया था कि वो भकला की जगह जेल जाए। तो मास्टर जी बोलते हैं कि नहीं, गंजहा तो खुद जेल जाना चाहता था। तो त्रिपाठी जी बोलते हैं कि ये फैसला कानून को गुमराह करने के लिए लिया गया है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि ये गाँव वाले बहुत भोले लोग हैं, ये किसी को भला गुमराह क्यों करेंगे। तो त्रिपाठी जी बोलते हैं कि जज साहब, इन गाँव के लोगों को अपनी उम्र तक का ज्ञान नहीं है, ये क्या कानून से सच छुपाएंगे। अगर इन्हें सच छुपाना ही होता तो बिरजू की मौत के बाद ये लोग आराम से उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करके उसे दफना देते, क्योंकि बिरजू का पूरे गांव में कोई नहीं था जो कि उसकी मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाए। लेकिन ये लोग खुद ही पुलिस को बिरजू की मौत की खबर देते हैं। भला ये लोग दोषी कैसे हो सकते हैं। जज को ये बात समझ में आती है और वो गाँव वालों को 1 दिन की सजा
जो कि सारे गांव वालों ने एक दिन जेल में बिताई है, उसको मद्देनजर रखते हुए गांव वालों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब इसके बाद जज भकला के केस की हियरिंग अगले दिन रख देते हैं। उस दिन सारे गांव वाले कोर्ट के अंदर ही अपनी रात काटते हैं और अगले दिन कोर्ट वापस शुरू किया जाता है। पांडे सबसे पहले प्रेमिन को कटघरे में बुलाकर उससे उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछता है। प्रेमिन बताती है कि मैं और मेरे पति खेत में हल जोत रहे थे तो बिरजू वहां आया और बोलने लगा कि ये जमीन मेरी है। मेरे पति ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में मेरे पति से हाथापाई करने लगा। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे इन दोनों की लड़ाई नहीं छूट रही थी, तो मैं गांव वालों को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बिरजू भैया हल में धंसे हुए मिले और उनकी मौत हो गई। तो पांडे पूछता है कि वहाँ कौन कौन था, तो प्रेमिन बताती है कि मैं और मेरे पति बस। तो पांडे बोलता है कि इसका मतलब साफ है, भकला ने बिरजू को मारा है। तो प्रेमिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। अब इसके बाद त्रिपाठी जी प्रेमिन से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि भकला ने बिरजू को हल के ऊपर धकेला था? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उस वक्त गांव वालों को बुलाने के लिए मुड़ी थी, मैंने नहीं देखा। तो त्रिपाठी इस बात को जज को नोट डाउन करने को कहते हैं कि प्रेमिन ने भकला को मारते हुए नहीं देखा। वो जब मुड़ी तो उसने देखा कि बिरजू पहले से हल के अंदर धंसा हुआ है। इसके बाद पांडे गांव के मुखिया को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि बिरजू की मौत हो गई है? मुखिया जी बताते हैं कि प्रेमिन चिल्लाते हुए आई थी, खून खून खून। तो हम सब जल्दी से वहां पहुंचे तो देखा कि बिरजू हल के अंदर धंसा हुआ है और भकला वहां जमीन पर बैठा हुआ था। पांडे बोलता है कि सर, वहां पर सिर्फ भकला ही बैठा हुआ था और वहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद त्रिपाठी जी पूछते हैं कि लैंड डिपार्टमेंट से गाँव के नक्शे में कुछ गड़बड़ी हुई थी क्या? तो मुखिया जी बोलते हैं कि हाँ हुई थी, लेकिन उस गड़बड़ी को ना मानते हुए ये फैसला लिया गया था कि जो पहले से जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो उसी जमीन पर खेती करता रहेगा। लेकिन उस बैठक में बिरजू नहीं था, जिस वजह से उसे ये बात पता नहीं थी और वो भकला से जाकर उलझ गया। जिसके बाद त्रिपाठी जी बोलते हैं कि इसका मतलब ये साफ है कि भकला और बिरजू की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। तो मुखिया जी बोलते हैं नहीं। त्रिपाठी जी इस पॉइंट को नोट करने के लिए कहते हैं कि भकला और बिरजू की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पांडे एक फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसने बिरजू की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। पांडे उनसे पूछता है कि आदमी को एक हल पर पटक दिया जाए और वो हल उसके अंदर घुस जाए तो क्या उसकी मौत हो सकती है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो पांडे जज की तरफ इशारा करके कहते हैं कि सर, ये केस क्लियर है। अब त्रिपाठी जी उस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी फिसलकर हल पर गिरे और उसकी मौत हो जाए? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। त्रिपाठी जी इस बात को भी हाईलाइट करते हैं। अब त्रिपाठी जी भकला को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि बताओ उस दिन क्या हुआ था? भकला बोलता है कि मैं और मेरी पत्नी खेत में हल चला रहे होते हैं कि तभी बिरजू वहां आता है और मुझसे हाथापाई करने लगता है। उसी हाथापाई में उसका पैर फिसलता है और वो हल पर जा गिरता है और मर जाता है। इसके बाद त्रिपाठी जी बोलते हैं कि सर, ये केस एकदम क्लियर है, ये कोई मर्डर नहीं है बल्कि एक दुर्घटना है। अब पांडे भकला से पूछता है कि तुम्हारे और बिरजू के बीच जब हाथापाई हुई तो तुम्हारे हाथ में क्या था? तो भकला बोलता है कि हल। तो पांडे बोलता है कि तुम जब उससे लड़े तो तुमने हल को जमीन पर पटका और बिरजू को उठाकर उस पे पटक दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भकला की आदत होती है हर लाइन पर हाँ बोलने की और उसके बाद फिर वो आगे की बात बोलता है। अब भकला पांडे के सवाल पर हाँ बोलता है और उसके बाद पांडे उसे चुप करा देता है और कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि भकला ने ही बिरजू का खून किया है। पांडे कहता है कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सब सुनकर जज लंच के बाद फैसला सुनाने का आदेश देते हैं। वहीं जब जज लंच कर रहे होते हैं तो उनके साथ के दूसरे जज से वो बातें करते हैं कि आज मैं पहली बार अपने करियर में किसी को फांसी की सजा दूंगा। ये बात जज का प्यून सुन लेता है और वो कोटवार को बता देता है और उससे बोलता है कि जज को कुछ पैसे देकर ये मामला रफा दफा कर दो। अब कोटवार और सभी गाँव वाले मिलकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करते हैं और उसे लेकर त्रिपाठी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जज को ये पैसे देकर मामले को दबा दीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी बोलते हैं कि ये जज बहुत ही ईमानदार है, ऐसा करने पर और मुसीबत बढ़ जाएंगी, मैं कुछ करता हूँ। अब फैसले की घड़ी आती है, लेकिन उससे पहले त्रिपाठी जी भकला से कुछ आखिरी सवाल करते हैं। वो प्रेमिन की तरफ इशारा करते हुए भकला से पूछते हैं कि बताओ, ये औरत तुम्हारी बहन है ना? भकला बोलता है कि हाँ। कैसी बात कर रहे हो वकील साहब, ये मेरी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। त्रिपाठी जी दूसरा सवाल करते हैं मुखिया जी की तरफ दिखाते हुए कि इन्हें देखो, ये कोटवार है ना? तो भकला बोलता है कि हाँ, ये क्या बोल रहे हैं वकील साहब, ये तो हमारे गांव के मुखिया हैं। इसके बाद त्रिपाठी जी एक चाकू निकालते हैं
और उसे भकला को दिखाते हुए बोलते हैं कि मान लो ये चाकू मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम यहाँ सबकी जान ले लोगे। भकला बोलता है कि हाँ, ये कैसा मजाक कर रहे हैं साहब, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मैं किसी को नहीं मार सकता। ये देखकर जज त्रिपाठी जी से बोलते हैं कि ये किस तरह का सवाल है और इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो त्रिपाठी जी बोलते हैं कि मैंने जितने भी सवाल भकला से किए हैं उसने पहले सभी सवालों में हाँ बोला और फिर सवालों का जवाब दिया। इसका मतलब भकला हर चीज पर हाँ बोलता है और ये उसकी आदत है। वैसे ही जब पांडे जी ने भकला से सवाल किए तो उसने पहले हाँ बोला, जो कि उसकी आदत है, और फिर पांडे जी ने उसे आगे बोलने ही नहीं दिया और भकला मुजरिम साबित हो गया। त्रिपाठी जी ये भी बोलते हैं कि भकला को बिरजू का मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा और अगर उसने कत्ल किया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए। यहाँ जमीन की जो कहासुनी हुई थी उसे पहले ही मुखिया जी ने मानने से मना कर दिया, तो भकला का कोई इरादा नहीं था कि वो बिरजू को मारे। तो आखिर भकला किस लालच में बिरजू का खून करेगा। जज साहब को त्रिपाठी जी की बात समझ में आ जाती है और भकला को एक छोटी सी सजा जो उसने पहले ही जेल में काट ली है उसको मानते हुए भकला को बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और पांडे जी त्रिपाठी जी के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जी जहां अपनी स्पीच दे रहे होते हैं वहां पर वो भकला और प्रेमिन को बुलाते हैं और सभी से मिलवाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से गांव के लोग एक परिवार बनकर मुश्किल वक्त में भी खुशी ढूंढ लेते हैं और किस तरह से जिस व्यक्ति को गलत समझा जाता है, फालतू समझा जाता है, वो औरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जहां पंच परमेश्वर यानी कि पंचायत के सरपंच और पंचों के द्वारा जिस पारंपरिक तरीके से निर्णय लिया जाता है, गांव में जमीनों को लेकर विवाद एक आम बात है। ऐसे में अभी भी दूरस्थ ग्रामीण में किस तरह से गांव के लोग अपनी इंच इंच जमीन के लिए लड़ जाते हैं और उसके बाद मामला किस तरह से न्यायालय पहुंचता है और गांव से न्यायालय के सफर में गांव वालों की मासूमियत को भी बखूबी दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये फिल्म देखने लायक है। जैसा मैंने पहले कहा, अपनी जमीन से जुड़े लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वैसे ये हम सब का दायित्व भी है कि इस फिल्म को देखें ताकि कलाकारों का, प्रोड्यूसर का और निर्देशक का हौसला बढ़े। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।